अस्सलाम वालेकुम, आवाज क्लियर है? चलिए, ब्रेक से पहले हमने ये कर ली स्लाइड, इसमें हमने मेनी टू वन मॉडल के प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस किए थे और हम देख लिया था कि ज़ाहिर है कर्नल चूँकि अनअवेयर है थ्रेड से, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई और फ़ायदा भी ये था कि कर्नल जो है वो इन्वॉल्व नहीं है मल्टी थ्रेडिंग के अंदर, तो लाइब्रेरीज जो है वो फास्टर एग्जीक्यूशन करती हैं। ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब अगला मॉडल देखते हैं, 1-to-1 मॉडल। अच्छा, 1-to-1 मॉडल इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है? इम्प्लीमेंटिंग थ्रेड्स इन कर्नल स्पेस। और इसमें क्या है कि थ्रेड के जरिए से जो है ना वो यानी कि थ्रेड जो है वो कर्नल के जरिए से इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर बहुत सारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें विंडोज़ और लिनक्स भी शामिल हैं, वो ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं थ्रेड्स की क्रिएशन के लिए। तो हम आप देखें यहाँ पर नीचे जैसे नज़र आ रहा है आपको, ईच यूजर लेवल थ्रेड मैप्स टू अ कर्नल लेवल थ्रेड। यानी यूजर लेवल थ्रेड जो है, जितने यूजर के थ्रेड बनते हैं, यहाँ पर आप देखें ये 4 यूजर के थ्रेड बने हुए हैं और चारों यूजर के थ्रेड के करस्पॉन्डिंग 4 कर्नल के थ्रेड बने हुए हैं। तो दूसरे लफ्जों में जितने यूजर के थ्रेड्स होंगे उतने ही कर्नल के थ्रेड्स जो है वो बनाए जाएंगे और वो 1-to-1 मैपिंग हो जाएगी, ठीक है। पिछले में क्या था? मैनी टू वन था, यानी कि मैनी थ्रेड्स थे और वो एक कर्नल प्रोसेस के साथ मैप हुए हुए थे। पिछले एग्जांपल में हमने ये देखा था, जबकि इस एग्जांपल के अंदर जो है वो 1-to-1 मैपिंग हुई है थ्रेडिंग के जरिए। 1-to-1 मैपिंग के जरिए थ्रेडिंग को अप्लाई किया गया। यहाँ पर देखें 1-to-1 मॉडल को कैसे अप्लाई किया गया है। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये प्रोसेस ए है और ये प्रोसेस बी है, ठीक है। प्रोसेस ए के अंदर भी कुछ थ्रेड नजर आ रहे हैं और प्रोसेस बी के अंदर भी कुछ थ्रेड्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखिए कि जो कर्नल का एरिया है, कर्नल के एरिया के अंदर प्रोसेस टेबल तो है, साथ साथ आपको थ्रेड टेबल भी नजर आ रही है। प्रोसेस टेबल के साथ साथ थ्रेड टेबल भी आपको कर्नल एरिया के अंदर नजर आ रही है। तो प्रोसेस एज वेल एज थ्रेड्स दोनों जो है वो कर्नल मेंटेन कर रहा है अपने एंड के ऊपर। तो जितने थ्रेड्स यहाँ पर बने हैं, प्रोसेस ए के अंदर कितने थ्रेड्स हैं? 3। प्रोसेस बी में कितने थ्रेड्स हैं? 4। इन सब की इन्फॉर्मेशन थ्रेड टेबल में मौजूद है, यानी कर्नल अब अवेयर है थ्रेड से, क्योंकि 1-to-1 है। जाहिर है जितने जितने थ्रेड्स प्रोसेस में बने उतने ही करस्पॉन्डिंग थ्रेड्स कर्नल में बन गए। तो कर्नल जो है अब अवेयर है कि हर प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा पहले देख लेते हैं, प्लस पॉइंट्स क्या है।
provides more concurrency when a thread blocks another can run। ठीक है, यानी कि concurrency जो है वो ज़्यादा ज़ाहिर है इसके अंदर बढ़ गई, क्योंकि जब एक थ्रेड ब्लॉक होता है, एक थ्रेड फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक हो गया आईओ की वजह से, आईओ के लिए वेट कर रहा है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसको सिस्टम कॉल करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था, पिछले केस में वो सिस्टम कॉल करता था और उसके करस्पॉन्डिंग फिर कर्नल क्या करता था, पूरे प्रोसेस को ही ब्लॉक करता था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि अंदर कितने थ्रेड है। 1-to-1 मॉडल के अंदर कर्नल को पता है कि प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पर आईओ ब्लॉक आ गया, तो अब इसको कोई सिस्टम कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्नल को फौरन पता चल जाएगा कि किसी थ्रेड ने आईओ, कोई थ्रेड आईओ के लिए वेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके पास सबकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो वो करेगा क्या कि इस थ्रेड को ब्लॉक करेगा, सिर्फ इस थ्रेड को ब्लॉक करेगा और अगले थ्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। एक थ्रेड ब्लॉक करेगा और अगला थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाएगी। ये फायदा था, ये फायदा है देखिए 1-to-1 मॉडल में। पिछले मॉडल में क्या था कि एक थ्रेड आईओ कर रहा था, वो पूरा प्रोसेस ही ब्लॉक कर रहा था। यहाँ पर एक थ्रेड आईओ कर रहा है तो सिर्फ वही थ्रेड ब्लॉक होगा, अगला थ्रेड जो है वो चलना शुरू हो जाएगा इसकी ब्लॉकिंग के दौरान। तो ये प्लस पॉइंट है 1-to-1 मॉडल का। एक ये जो है ना, मोर कंकरेंसी आ गई जब एक थ्रेड ब्लॉक हो रहा है, पहला थ्रेड ब्लॉक्स अनदर कैन रन। एक थ्रेड ब्लॉक हो रहा है तो उस वेटिंग के दौरान दूसरा थ्रेड जो है वो चल रहा है, पूरा प्रोसेस ब्लॉक नहीं हो रहा है। ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल्स आर नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर। तो अब जाहिर है कोई अब सिस्टम कॉल ही जनरेट नहीं होगी। पहले तो सिस्टम कॉल जनरेट होती थी, कोई थ्रेड ब्लॉक होता था वो सिस्टम कॉल जनरेट करता था कर्नल को, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो एक्शन लिया जाता था। अब यहाँ पर चूंकि कोई सिस्टम कॉल जनरेट नहीं हो रही, तो क्योंकि क्यों क्यों जनरेट नहीं हो रही, क्योंकि कर्नल को पता है कि कौन सा थ्रेड आयो कर रहा है, तो सिस्टम कॉल करने की जरूरत नहीं है, तो वो डिले बच गया जो डिले सिस्टम कॉल का आता था। ठीक है, तो ये फायदा है। तीसरा क्या है, मल्टीपल प्रोसेसर्स कैन बी यूटिलाइज एज वेल। मल्टीपल प्रोसेसर यूज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि पता है, कर्नल को पता है प्रोसेस ए में 3 थ्रेड्स हैं, कर्नल को पता है प्रोसेस बी में 4 थ्रेड्स हैं। तो जितने कोर होंगे, मल्टीपल कोर होंगे, कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4, जितने कोर होंगे वो सारे हर थ्रेड के ऊपर अलग 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 कोर के ऊपर वो अलग अलग थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो इससे ये फायदा होगा कि मल्टीपल प्रोसेसर्स जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज होंगे, क्योंकि अब कर्नल अवेयर है कि प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स मौजूद हैं। अच्छा, कर्नल कैन स्टॉप अ लॉन्ग रनिंग थ्रेड एट रन अनदर थ्रेड। ये तो फायदा यहाँ पर आखिरी, ये क्या फायदा है, कर्नल कैन स्टॉप अ लॉन्ग रनिंग थ्रेड। ठीक है, एक थ्रेड काफी देर से चल रहा था, तो पहले केस में क्या था कि जब जो थ्रेड काफी देर से चल रहा होता था वो सिस्टम कॉल भेजता था कर्नल के पास वॉलेंटरीली कि भाई मुझे काफी देर से चल रहा हूँ, तो वो मुझे किल कर दिया जाए, या मेरा जो है वो मुझे ब्रेक करके कोई और थ्रेड चलाया जाए। तो पहले वाले केस में था। इस केस में क्या है कि कर्नल जो है वो खुद ही देख रहा है कि ये थ्रेड काफी देर से चल रहा है, तो कर्नल अपने एंड के ऊपर जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करा लेगा। ठीक है, इसको रोक देगा कर्नल, कर्नल इसको रोक स्टॉप कर देगा और फिर कर्नल जो है वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, इस थ्रेड को चला देगा। ठीक है, तो एक्सप्लिसिटली लिखा है ना, नो नीड फॉर एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट फ्रॉम अ थ्रेड टू बी स्टॉप्ड। थ्रेड जो है वो एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि मुझे रोक दो, बल्कि कर्नल खुद ही देख रहा है सारे थ्रेड्स को, कौन सा थ्रेड्स कितना टाइम ले रहा है ये भी कर्नल को नजर आ रहा है। तो कर्नल अपने एंड पे खुद से डिसीजन ले लेगा और जो थ्रेड ज्यादा देर से चल रहा होगा उसको रोक के अगले थ्रेड को बारी दे। तो ये इसके प्लस पॉइंट्स थे। कोई बात जो प्लस पॉइंट्स में समझ में ना आई हो पूछ लें। सब क्लियर है, ये जो प्लस पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं 1-to-1 मॉडल के।
क्लियर? अच्छा, इसके अब नेगेटिव पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं, माइनस पॉइंट्स क्या है वो देख लेते हैं। नीड सिस्टम कॉल टू क्रिएट थ्रेड्स एंड दिस टेक्स टाइम। क्योंकि थ्रेड जो है आप कर्नल की मदद से क्रिएट हो रहा है, पहले तो सिर्फ लाइब्रेरी क्रिएट कर दी थी, अब कर्नल की मदद से थ्रेड क्रिएट हो रहा है, तो ये टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये थ्रेड जो है, जो जिस चीज़ में कर्नल इन्वॉल्व होगा उसमें टाइम लगेगा। अब चूंकि थ्रेड जो है कर्नल की सपोर्ट से क्रिएट हो रहा है, तो इसमें थ्रेड की क्रिएशन में टाइम लगेगा, ठीक है। तो जाहिर सिस्टम कॉल जनरेट होगी, ये 3 थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं, तो 3 सिस्टम कॉल जनरेट होगी कर्नल के पास, और कर्नल इन तीनों सिस्टम कॉल की बिहाफ पे अपने पास भी 3 थ्रेड क्रिएट कर लेगा, ये 1 to 1 है ना। तो ये चीज़ जो है ना टाइम कंज्यूमिंग है, इससे डिले आएगा। सेकंड पॉइंट क्या है? थ्रेड स्विचिंग कॉस्टली। थ्रेड की स्विचिंग कॉस्टली है, क्यों? क्योंकि एक थ्रेड को पहले कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो लाइब्रेरी से कराई जा रही थी, अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर्नल कर रहा है। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग थ्रेड्स के दरमियान कर्नल कर रहा है, और कर्नल जाहिर है ज़्यादा टाइम लेगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में, तो ये कॉस्टली है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है? एनी थ्रेड फंक्शन रिक्वायर्स अ सिस्टम कॉल। तो थ्रेड के कोई भी फंक्शन अगर चल रहे होंगे, तो हर फंक्शन जो भी चलेगा वो पहले सिस्टम कॉल करेगा कर्नल को, उसकी मदद से चलेगा। ऐसे पहले तो था, क्योंकि 1 to 1 मॉडल नहीं था, तो कोई भी फंक्शन थ्रेड का बगैर सिस्टम कॉल के चल जाता था, लेकिन अब 1 to 1 के अंदर किसी भी थ्रेड के फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए सिस्टम कॉल जनरेट करना पड़ेगी लाइब्रेरी को टुवर्ड्स कर्नल, और जाहिर है इसमें टाइम लगेगा, डिले आएगा। तो ये 3 इसके ड्रॉबैक्स। क्लियर हो गया? कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें, ड्रॉबैक्स में या पॉजिटिव, प्लस पॉइंट में, माइनस पॉइंट में, सब क्लियर है? अच्छा, अटेंडेंस सेकंड सेशन की मार्क कर लेते हैं। मोहम्मद अम्मार। मोहम्मद अम्मार नहीं है। नबील राशिद प्रेजेंट है। राबिश अहमद प्रेजेंट सर। सही है। मलिक अदनान। मलिक अदनान नहीं है। सैयद अब्दुल हसीब, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद सुलेमान खान नहीं है। मोहम्मद फुरकान, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद मुबशिर इकबाल। मुबशिर इकबाल नहीं। अच्छा, सबिया बतूल। सबिया बतूल नहीं है। अच्छा, जदीन गुल, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद माज प्रेजेंट है। मौजम अली खान, ओके, प्रेजेंट है। मोहम्मद हसान सुहेल। हसान, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद इबाद।
मोहम्मद इबाद प्रेजेंट है। आसिम रिजवान प्रेजेंट है, सही है। मोहम्मद शाजिब जाफरी, ठीक है, प्रेजेंट है। सैयद मोहम्मद हुसैन प्रेजेंट है। मोहम्मद बिलाल प्रेजेंट है। मोहम्मद हमाद अब्दुल बारी, ठीक है, प्रेजेंट है। हाफिज फरजन अहमद, ठीक है, प्रेजेंट है। उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह नहीं। वजिया मोइनुद्दीन, ठीक है, प्रेजेंट है वजिया। अच्छा, और कौन है? आगल आरोश प्रेजेंट है, ठीक है। और हमजा, मोहम्मद हमजा प्रेजेंट है, सही है। एब्सेंटीज में और कौन? सबा बतूल, सबा बतूल एंटर हुई है, वो अपना कर रहे हैं, आप कमेंट में लिख दें। सबा बतूल अपना कमेंट में अटेंडेंस लगा, लॉग इन किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, मैं एब्सेंटीज के नाम कॉल कर रहा हूँ। मोहम्मद अम्मार, मलिक अदनान, मोहम्मद सुलेमान खान, मोहम्मद बशीर इकबाल और सबा बतूल को मैंने एब्सेंट रखा हुआ है क्योंकि अभी तक उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। और उबैदुल्लाह, ये लोग एब्सेंट है, ठीक है। मलिक अदनान प्रेजेंट है, ठीक है, हाँ, मलिक अदनान प्रेजेंट है। अच्छा जी, अब हम थ्रेड की एपीआई के बारे में कुछ पढ़ते हैं। थ्रेड की ज़ाहिर लाइब्रेरी, थ्रेड की एपीआई यूज होती है, जो आपको मैंने, जिसको हम थ्रेड लाइब्रेरी कहते हैं। थ्रेड की क्रिएशन में वही एपीआई जो है यूज होती है और उसके जरिए से थ्रेड की क्रिएशन होती है, हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे एक बात लिखिए, लाइब्रेरी में बी इंटायरली इन यूजर स्पेस और मे गेट कर्नल सपोर्ट फॉर थ्रेडिंग। तो लाइब्रेरी या तो पूरा यूजर स्पेस में होती है, कर्नल की कोई सपोर्ट नहीं होती, या फिर कर्नल की सपोर्ट जो है वो लेती है। जैसे हमने पिछले केस में देखा 1 to 1 में, कि जितने यूजर के थ्रेड्स क्रिएट हो रहे थे उतने ही कर्नल के थ्रेड्स क्रिएट हो रहे थे। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो पी थ्रेड्स नाम की लाइब्रेरी जो है लिनक्स में मौजूद है। इस लाइब्रेरी के जरिए थ्रेड्स की क्रिएशन जो है करते हैं और मे बी प्रोवाइडेड इधर एज यूजर लेवल और कर्नल लेवल, दोनों तरह के थ्रेड्स जो है वो क्रिएशन पॉसिबल है। और पॉसिक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, एपीआई है थ्रेड्स के लिए, जो लिनक्स में यूज होती है। और कि मतलब यहाँ पर थोड़ी लिनक्स के बारे में, एपीआई की, लिनक्स एपीआई की आपने किया होगा लैब में, पी थ्रेड्स किया है ना, ये इंक्लूड कराया होगा पी, ये लाइब्रेरी है, हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड कराया होगा इसको आपने, और फिर इसके फंक्शन यूज किए होंगे थ्रेडिंग के। एक मिनट।
ये कुछ एक एग्जाम्पल प्रोग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, कैसे पीस थ्रेड कैसे काम करता है। वी विल शो अ प्रोग्राम डेट क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड। नया थ्रेड कैसे क्रिएट होता है, लिनक्स की एनवायरनमेंट में बात हो रही है। तो एक तो देखें, एक तो मेन प्रोग्राम ही है, जो आपका मेन प्रोग्राम होता है, मेन थ्रेड जो चल रहा होता है, ठीक है, मेन फंक्शन के जरिए, मेन प्रोग्राम के जरिए। सी के अंदर भी आपने किया होगा, एक मेन का फंक्शन तो होता ही है। तो वो एक्चुअली एक थ्रेड तो होता ही होता है, हर प्रोसेस में एक थ्रेड होता ही है, वो एक्चुअली मेन का फंक्शन ही है, जो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस कहलाता है। अटेंडेंस मुबश्शिर इकबाल कह रहे हैं कि अटेंडेंस लगा दो। अच्छा, मुबश्शिर इकबाल, ठीक है, अटेंडेंस लगा देता है। ज़्यादा देर नहीं हुई तो इसलिए, देर तो खैर हो गई है, 2:45 बज रहे हैं। अच्छा, तो मेन फंक्शन, जो मेन फंक्शन है, मेन थ्रेड तो हर प्रोग्राम में होता ही है। इसके अलावा आप कोई नया थ्रेड क्रिएट करें अलग से, तो वो नया थ्रेड होगा, ठीक है। यानी कि एक थ्रेड तो हर प्रोग्राम में होता ही है, उसके अलावा अगर आप दूसरा थ्रेड क्रिएट करोगे तो वो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस बन जाएगा। तो यहाँ एक बात लिखिए, बोथ थ्रेड्स हैव इक्वल पावर। दोनों थ्रेड्स की पावर इक्वल है, जो मेन थ्रेड है वो भी, और जो नया थ्रेड बनाया है उसकी पावर भी उतनी ही है जितनी कि मेन थ्रेड की है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, एक प्रोग्राम यहाँ पर हम कोड करेंगे। तो प्रोग्राम करेगा क्या, एक नया थ्रेड क्रिएट करेगा, क्रिएट अ न्यू थ्रेड। एक नया थ्रेड क्रिएट करेगा, और उसके जरिए से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल एक कंप्यूटेशन कराएंगे। एक नंबर दे देंगे, उस नंबर तक जितने भी, उस नंबर से पहले पहले जितने नंबर आएंगे वो उनका सम करके वैल्यू दिखा देगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे 4 है, अब 4 से नीचे कितने नंबर है, 1 2 3 और 4 भी, ठीक है। 1 2 3 4, 4 तक जो उससे नीचे के नंबर है, इन सारे नंबर को आपस में प्लस कर दो, तो जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, 10। 4 के नीचे जितने नंबर थे उन सबको ऐड कर दिया, तो जवाब क्या है, 10। तो बस यही प्रोग्राम, हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, हम एक नंबर दे देंगे, जिस तरह ये 4 है, इस तरह कोई नंबर दे देंगे, तो वो करेगा क्या, उसके नीचे जितने नंबर होंगे उन सबको ऐड करके सम वैल्यू प्रिंट करवा देगा। तो ये प्रोग्राम हम बनाएंगे, लेकिन इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन यही यूज करेंगे, सम का। आई की वैल्यू जो है 1 से लेके एन तक होगी, एन नंबर उसको हम दे देंगे, और वो फिर एक एक को ऐड करता जाएगा, सम करता जाएगा, और आखिर में जो सम की वैल्यू होगी वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। मेन थ्रेड विल वेट अंटिल सम इज कंप्यूटेड ग्लोबल। एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे सम के नाम से, और उसके अंदर जो है वो मेन थ्रेड जो है वो जब तक वेट करता रहेगा जब तक के सारे नंबर को सम ना कर दिया जाएगा। सारे नंबर सम हो जाएंगे फिर मेन थ्रेड चलेगा, और आखिर में मेन थ्रेड ही जो है वो प्रिंट करेगा जो टोटल वैल्यू होगी सम की, उसको। तो ये प्रोग्राम हम जो है अभी कोडिंग के थ्रू देखते हैं। तो ये जो लाइब्रेरी ऊपर हेडर pthread.h, ये देखो, ये मैं आपसे कह रहा था, ये लाइब्रेरी हम ऐड करते हैं सी के अंदर, pthread.h के नाम से लाइब्रेरी है, ठीक है। तो P फॉर POSIX थ्रेड्स कहलाते हैं। तो ये हेडर फाइल आपको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवानी होगी, इससे सारे थ्रेड्स आप क्रिएट कर सकते हो इसके जरिए से। और फिर stdio.h तो आपको पता ही होगा, सी के अंदर इनपुट आउटपुट के लिए हम इस हेडर फाइल को यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक हमने वेरिएबल बनाया सम के नाम से, और ये वेरिएबल जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है। सारे थ्रेड जो है वो इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको शेयर करें। एक फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं रनर के नाम से। ये रनर के नाम से फंक्शन है, ये एक्चुअली ये काम करेगा, ये जो है एक्चुअली सम करेगा, सारी वैल्यू को सम करेगा, और ये जो है थ्रेड के किसी थ्रेड के जिम्मे हम इस फंक्शन को लगा देंगे, और वो थ्रेड जो है इस फंक्शन के जरिए थ्रेड को जो जो नंबर होगा, जो जो नंबर सम अप करके दिखाया जाता है उसकी वैल्यू को ये टोटल करके दिखाएगा। अच्छा, ये मेन प्रोग्राम यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
दो आर्गुमेंट्स ये लेगा, एक तो वो प्रोग्राम का नाम होगा, दूसरा आर्गुमेंट एक नंबर होगा जो हम उसको देंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देखें पी थ्रेड के नाम से पी थ्रेड के नाम से यहाँ पर हमने एक पी थ्रेड जो है ना, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है इसका, मतलब इसके अंदर बिल्ट इन क्लास, बिल्ट इन जो है इसका अंदर जो है फंक्शन है, उसके उसका हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो बनाया है टीआईडी। टीआईडी क्या है? ये थ्रेड की आईडी, ठीक है। तो हमने थ्रेड की आईडी टीआईडी रख दी है। थ्रेड की लाइब्रेरी के अंदर ये फंक्शन मौजूद है पी थ्रेड अंडरस्कोर टी, इसके जरिए हम थ्रेड की आईडी डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर टीआईडी हमने इस थ्रेड की आईडी रख दी है, और थ्रेड का एट्रीब्यूट जो है वो पी थ्रेड एट्रीब्यूट टी के नाम से मौजूद है फंक्शन, तो उसका नाम हमने रख दिया है ए डबल टी आर एट्रीब्यूट। ये थ्रेड के एट्रीब्यूट्स को इंडिकेट करेगा। यहाँ पे लिखा है इफ आर्गुमेंट इज नॉट इक्वल टू 2, क्या मतलब कि अगर आर्गुमेंट दो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया दो आर्गुमेंट जरूरी हैं, एक तो उसका प्रोग्राम का नाम और एक वो नंबर जो जिसके जिसके नीचे के सारे नंबर हमें ऐड करना है। तो ये दो आर्गुमेंट जरूरी है। अगर दो आर्गुमेंट नहीं है, इफ आर्गुमेंट्स आर नॉट इक्वल टू 2, अगर दो आर्गुमेंट नहीं है तो एक एरर जनरेट करवा रहे हैं हम, एसटीडी एरर के, और वो क्या वैल्यू शो कर देगा कि ये वैल्यू जो एरर है क्या, और -1 कर देगा। -1 का मतलब क्या है? ये रन नहीं होगा, प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा अनसक्सेसफुली, क्योंकि दो आर्गुमेंट नहीं थे। अगर एक आर्गुमेंट दिया जाएगा तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। दो आर्गुमेंट होना लाजमी है। फिलहाल आज खुद की अटेंडेंस लगा दी, ठीक है। और फिर अब आर्गुमेंट देख रहे हैं। अल्फा टू इंटीजर जा रही है, आर्गुमेंट अल्फाबेट में होते हैं, करेक्टर टाइप के हैं। तो अगर आर्गुमेंट की वैल्यू, अच्छा ये आर्गुमेंट 1 लिखा है, 1 का मतलब क्या है? ये आर्गुमेंट 0 होगा, पहला वाला आर्गुमेंट 0 है, दूसरा वाला आर्गुमेंट 1 है। आर्गुमेंट 1 में ज़ाहिर नंबर होगा, तो वो जो नंबर है अगर वो लेस देन 0 है, इसका मतलब वो नंबर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर को सम अप करके नहीं दिखाएगा, तो एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और -1 कर देगा कि ये काम नहीं कर सकता कि नेगेटिव नंबर का सम सम जो है वो नहीं दिखाएगा, तो ये भी अनसक्सेसफुली प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन हमने यहाँ शो कर दी कि अगर आर्गूमेंट दो से कम है, दो नहीं है, अगर दो आर्गूमेंट्स नहीं है और अगर जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है, दोनों सूरतों में प्रोग्राम नहीं चलेगा। -1 रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर दोनों केसेस नहीं है तो उसका मतलब है आर्गूमेंट्स दो ही होंगे और वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तो आपका प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होगा। फिर हम वो जो थ्रेड हमने क्रिएट किया था, हम ये उस थ्रेड के बारे में कह रहे हैं कि थ्रेड को अपनी डिफॉल्ट एट्रीब्यूट के साथ जो है वो चला दो, यानी जो थ्रेड जो था वो अपनी डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स के साथ चलेगा। ए डबल टी आर का मतलब है डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स उसके, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, कि तो उसको इस तरह से उसके एड्रेस के साथ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि उसके डिफॉल्ट एट्रीब्यूट के साथ चला दो जो उसके मौजूद है। और फिर हमने यहाँ पर थ्रेड क्रिएट किया, इस लाइन में थ्रेड क्रिएट हो रहा है, पी थ्रेड क्रिएट, तो थ्रेड आईडी, थ्रेड एट्रीब्यूट, रनर। रनर ये वो फंक्शन है जो ऐड करेगा, अभी हम आगे देखते हैं कैसे ऐड करेगा। और ये आर्गूमेंट, जो आर्गूमेंट ऊपर दिया है मेन प्रोग्राम को, ये वो आर्गूमेंट, ठीक है। तो 4 पैरामीटर्स के जरिए ये थ्रेड क्रिएट हो रहा है। और फिर क्या है कि थ्रेड ज्वाइन, ज्वाइन क्या करेगा? ये जो मेन का थ्रेड है ना, मेन का थ्रेड है वो वेट करेगा। कब तक वेट करेगा? जब तक ये वाला जो थ्रेड हमने क्रिएट किया है जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, मेन का थ्रेड उस वक्त तक वेट करेगा। ये कैसे करेगा? जब हम लिख देंगे पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन, और टी आई डी थ्रेड आई डी आ गई है, ठीक है। और ये टी आई डी हम इस थ्रेड को भी दे रहे हैं और आगे वैल्यू दे रहे हैं नल। तो ये जो है ना, अब चूंकि एक ही थ्रेड था तो हमने यहाँ पर नल लिख दिया, अगर दूसरा तीसरा थ्रेड होता वो भी लिख देते हम आगे, लेकिन यहाँ चूंकि एक ही थ्रेड है तो हमने वो थ्रेड लिख दिया। अब ये मेन का प्रोग्राम वेट करेगा, कब तक वेट करेगा? जब तक के ये जो जो थ्रेड आपने बनाया है ये जब तक कंप्लीट ना हो जाए। ये वेट का प्रोग्राम जो है वो मेन का जो थ्रेड है ये जब तक वेट करेगा। ये कौन सी फंक्शन कराएगा? पी थ्रेड ज्वाइन का फंक्शन।
और फिर आखिर में क्या होगा, ये जब ये वेट करता रहेगा, जब तक वेट, जब जैसे ही ये खत्म होगा थ्रेड, जैसे ये थ्रेड खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो मेन थ्रेड है वो ये प्रिंट शो कर देगा और सम की वैल्यू होगी टोटल, वो स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। तो ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका काम था। अब इसकी ये अच्छा, रनर का फंक्शन जो मैंने आपको बताया, यहाँ रनर का फंक्शन भी हमने दिया है, और रनर का फंक्शन एक्चुअली ऐड करेगा सारी वैल्यूज को। और रनर का फंक्शन क्या काम कर रहा है, इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया आई के नाम से, एक अपर लिमिट दे दी हमने। वही जाहिर है अपर लिमिट वही नंबर है जो हमने यहाँ पर एज अ पैरामीटर दिया होगा नंबर कि 10, अगर 4 दिया है तो 4 3 2 1, जो 4 नंबर था वो एज अ पैरामीटर जाएगा, वो अपर वैल्यू है। और हमने सम को 0 कर दिया यहाँ पे, और फिर हमने फॉर को लूप चला दिया, ये चलेगा 4, अगर 4 दिया तो 4 तक चलेगा। तो 1 से लेकर 4 तक जितने नंबर थे उन सबको क्या कर देगा, एक एक करके ऐड कर देगा और सम में रखवा देगा। तो आखिर में सम के अंदर सारी वैल्यू आ जाएंगी, फिर ये थ्रेड जो है वो एग्जिट कर जाएगा। तो थ्रेड एग्जिट कर जाएगा तो ये रनर का फंक्शन जो है सारी चीज़ों को सम करके सम के अंदर रख चुका होगा। और जाहिर है जब ये फंक्शन खत्म होगा तो मेन थ्रेड वाला जो सम है जो पिछली स्लाइड में दिखाया, ये उस सम को जो है शो कर देगा। तो ये प्रोग्राम था जो कि थ्रेड के जरिए चलाया गया। इसकी अगर सिमुलेशन देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैं आपका मेन थ्रेड है, ठीक है। मेन थ्रेड के अंदर ये थ्रेड क्रिएट हुआ, थ्रेड आईडी है, रनर का फंक्शन है। तो पहले होगा क्या कि अब रनर का फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन कॉल होते ही सबसे पहले जो है वो ये थ्रेड चलेगा। पहले तो मेन थ्रेड चलेगा ये, तो पहले क्या होगा, पहले पहले तो मेन थ्रेड चलेगा, ये आपका मेन थ्रेड है, ठीक है। तो सबसे पहले मेन थ्रेड चलेगा, ये सबसे पहले मेन थ्रेड चला, और मेन थ्रेड चला, और वो जैसे ही रनर का फंक्शन कॉल हुआ, रनर का फंक्शन कॉल करने के लिए जाहिर है वो अलग से ये रनर का फंक्शन कॉल होगा। और ये रनर का फंक्शन जो है आपको दिखाया, ये रनर का फंक्शन चल रहा है, और रनर का फंक्शन क्या कर रहा होगा, सम कर रहा होगा सारी वैल्यूज को। और उस दौरान जो है ये ज्वाइन पे आ गया, जो हमने लाइन लिखी थी ना, ज्वाइन वाली लाइन लिखी थी, तो ज्वाइन पर आ गया, और ये वेट करेगा कि कब जो है ये जो थ्रेड था ये कंप्लीट हो तो मेन फंक्शन जो है वो चले फिर, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन जो है वेट कर रहा है। तो जैसे ही ये चलेगा आगे, और उसने जो है सारा सम करके सम में रख दिया, और फिर पी थ्रेड डॉट एग्जिट, पी थ्रेड डॉट एग्जिट से क्या होगा, ये थ्रेड जो है ये खत्म हो जाएगा, जो थ्रेड 2 था ये खत्म हो जाएगा, ये देखिए गायब हो गया। और अब ये जो वेट कर रहा था, अब ये चल पड़ेगा क्योंकि थ्रेड जो है 2 कंप्लीट हो चुका है। अब ये थ्रेड 1 जो है अब चलेगा, और देखें ये एग्जीक्यूट हुआ, और ये क्या करेगा, जो सम की वैल्यू थी वो स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। तो इस तरह से जो है ना ये 2 थ्रेड्स की आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाई गई। इस एग्जांपल में कोई क्वेश्चन, थ्रेड की जो हमने एग्जांपल की है इसमें कोई क्वेश्चन? क्लियर है, ठीक है। यानी कि हमने ऐसे 2 थ्रेड बनाए थे, एक मेन थ्रेड तो होता है, एक थ्रेड बनाया था असल में, एक थ्रेड तो मेन होता ही है, और दूसरे थ्रेड के जरिए से हमने एक फंक्शन जिम्मे लगा दिया, उसने कैलकुलेशन की। लेकिन हमने पहले थ्रेड को वेट करवाए रखा ज्वाइन के जो फंक्शन था उसके जरिए, और जब जब चाइल्ड थ्रेड जो है वो कंप्लीट हो गया, फिर जो है उसका पेरेंट थ्रेड जो था वो बाद में कंप्लीट हुआ, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन कराई थी। और ये सी के अंदर जो है वो तो सिर्फ जीसीसी जो है कंपाइलर है सी का, जो लिनक्स के अंदर यूज होता है, और मुख्तलिफ तरीक़ों से हम लिनक्स के अंदर प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो अगर 6 आपने दिया है इस प्रोग्राम को, पैरामीटर 6, तो 6 के नीचे क्या है, 6 5 4 3 2 1 सबको जमा करेगा, जवाब आ जाएगा 21। 21 जो है स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। ये बस वही चीज़ें बता रहा है जो पिछले प्रोग्राम से लिंक है, ठीक है। अच्छा, जावा के हमने ये जो लिनक्स का थ्रेड की एग्जांपल देख ली, लिनक्स के थ्रेड्स की एग्जांपल थी है।
विंडोज़ की थ्रेड की एग्जांपल दी हुई है, जो हम नहीं पढ़ रहे हैं, बस एक ही एग्जांपल काफ़ी है। जावा की थ्रेड्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हमने एक ही एग्जांपल पे इक्तिफा किया इंग्लिश की। अच्छा जी, अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स तो आपको पता ही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने यूज किए ही होंगे। एक होते हैं लोकल वेरिएबल्स, एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। फर्क पता है दोनों में, लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स? इन दोनों में क्या फर्क है, लोकल और ग्लोबल में? माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। तो लोकल मेन के अंदर, सर जी बताइए बताइए। सर फंक्शन के अंदर होता है और वो फंक्शन के बाहर होता है। लोकल जो होता है वो फंक्शन के अंदर होता है और ग्लोबल जो होता है फंक्शन के बाहर। सही है, लोकल का मतलब ये ग्लोबल ये होता है एक दफा जी जी मेन के बाहर एक दफा डिक्लेयर करके ना बार बार उसको यूज कर सकते हैं, ग्लोबल जो होता है। और सही। लोकल मेन के अंदर बनता है और वो एक ही दफा यूज होता है। नहीं, मेन के अंदर सर फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर। फंक्शन के हाँ अंदर, फंक्शन फंक्शन के अंदर, हाँ ये फंक्शन के अंदर। फंक्शन के यानी कि देखो उसका स्कोप जो है लोकल का लिमिटेड होता है। तो किसी फंक्शन के अंदर आपने डिक्लेयर कर दिया, आप जाहिर है बाहर के जो फंक्शन है वो तो उसको नहीं देख रहे हैं। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो जाहिर है सारे फंक्शन उसको देख रहे होते हैं। तो ये दोनों वेरिएबल से आप वाकिफ हो, प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपने प्रैक्टिस की हुई है। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि ग्लोबल लोकल तो ठीक है, ठीक है, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी है जिसको हम कहते हैं थ्रेड स्पेसिफिक वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल जो सिर्फ थ्रेड तक लिमिटेड हो, ठीक है, यानी कि ऐसे थ्रेड जो ऐसे ऐसे वेरिएबल्स जो कि थ्रेड स्पेसिफिक हो। क्या मतलब? एक आपने बनाया थ्रेड 1, अब थ्रेड 1 के अंदर कुछ वेरिएबल बना लिए, अब वो वेरिएबल थ्रेड 1 ही यूज करे, थ्रेड 1 से बाहर यूज ना हो। और थ्रेड 2 आपने बनाया है, तो थ्रेड 2 के अंदर वो वेरिएबल जो थ्रेड 1 में बने हुए वो यूज ना हो, इसको हम कहते हैं थ्रेड स्पेसिफिक। क्लियर हो गया? थ्रेड स्पेसिफिक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स जो विद इन द थ्रेड यूज होंगे, थ्रेड के अंदर, आउटसाइड द थ्रेड यूज नहीं होंगे। अब मसला क्या है कि मसला ये है कि थ्रेड स्पेसिफिक वेरिएबल्स जो है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसकी सपोर्ट होती नहीं है, ठीक है ना? ये लिखा हुआ है, वी मे नॉट हैव लैंग्वेज सपोर्ट टू डिफाइन द सच वेरिएबल्स। यानी कि आप जैसे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, ऐसे थ्रेड स्पेसिफिक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नॉर्मली ऐसे कुछ होता नहीं है। उसके लिए करना क्या पड़ता है, आपको वही एपीआई कॉल करानी पड़ती है, जो थ्रेडिंग की एपीआई थी पी थ्रेड के नाम से, वो आप इंक्लूड करवाओगे और वहां पर जो उसके अंदर ऐसे कुछ वेरिएबल